स्टार्ट। भारतीय खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर आतंकी साजिश विफल करने का दावा किया है। स्टॉप। चिंताजनक तथ्य यह है कि इनमें 2 आतंकियों ने पाकिस्तान में उसी जगह प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने मुंबई के हमले के लिए अजमल कसाब को तैयार किया था। स्टॉप। साफ है कि पाकिस्तान भारत में फिर से आतंकी हमले के लिए जमीन तैयार कर रहा है। स्टॉप। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। स्टॉप। वह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को ख़त्म करने से भी बौखलाया हुआ है और मौका मिलते ही भारत में अस्थिरता पैदा करने की फिराक में है। स्टॉपेरा। भारतीय खुफिया एजेंसियों को गिरफ्तार आतंकियों से मिली सूचनाएं वाकई गंभीर हैं। स्टॉप। यह भी पता चला है कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश और भारत से भी युवकों की भर्ती कर उनको आतंकी ट्रेनिंग दे रही है। स्टॉप। पाकिस्तान का आतंकियों से जुड़ाव छिपा नहीं है। स्टॉप। इसके बावजूद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान पर भरोसा किया। स्टॉप। इसका हश्र यह हुआ कि अमेरिका को 20 साल बाद तालिबान को ही अफगानिस्तान सौंप कर जाना पड़ा। स्टॉप। अब अमेरिका खुद कह रहा है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान का जुड़ाव एक चाल है। स्टॉप। वह पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा करेगा। स्टॉप। यह वाकई हैरत की बात है कि अमेरिका जैसे देश को पाकिस्तान की चाल को समझने में 20 वर्ष लग गए। स्टॉप। यदि समय रहते अमेरिका आतंकियों को शय और प्रशिक्षण देने के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता, तो आतंकियों की कमर टूट गई होती। स्टॉप। अमेरिका और दूसरे बड़े देशों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में भारत की कभी मदद नहीं की। स्टॉप। हाँ, मानवाधिकारों के नाम पर आतंकियों का बचाव जरूर किया। स्टॉप। इसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ा। स्टॉपेरा। यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन और प्रशिक्षण दे रहा है। स्टॉप। अमेरिका तक यह बात मान रहा है कि पाकिस्तान तालिबान और खासकर हक्कानी नेटवर्क को शय दे रहा है, तो विश्व समुदाय को पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना होगा। स्टॉप। भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों में पाक प्रशिक्षित आतंकियों के लिप्त होने के मामले लगातार आते रहे हैं। स्टॉप। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। स्टॉप। साथ ही वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की करतूतों को उजागर करना होगा ताकि उसका आतंकी चेहरा साफ साफ नज़र आए। स्टॉप। पैरा। हम एक तरफ देश की आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के आधे से अधिक अन्नदाता परिवार कर्ज के मकड़ जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। स्टॉप। यह सब तो तब है, जब देश और प्रदेशों में होने वाले चुनावों में किसान केंद्र में रहता है। स्टॉप। राजनीतिक दल ऋण माफ़ी के बड़े बड़े वादे करते हैं। स्टॉप। ऋण माफ़ भी होते हैं। स्टॉप। यह दूसरी बात है कि ऋण माफ़ी का लाभ कितने किसानों को मिल पाता है। स्टॉप। दरअसल ऋण माफ़ी का फ़ायदा संस्थागत ऋण लेने वाले किसानों को ही मिल पाता है। स्टॉप। राज्य स्तरीय ऋण माफ़ी की घोषणाओं का सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान तो फ़ायदा उठा लेते हैं, पर बाकी किसान ठगासा महसूस करते हैं। स्टॉप। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के एक सर्वे के अनुसार 2019 में 50% से अधिक कृषक परिवार कर्ज में थे और उन पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपये कर्ज था। स्टॉप। यह तथ्य भी चिंतनीय है कि
देश के 83.5% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, तो केवल 0.2% काश्तकार ही ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। जहां तक संस्थागत ऋण की बात है, तो आज़ादी के 75 साल होने पर भी 20.5% किसान आज भी पेशेवर सूदखोरों से कर्ज लेने को मजबूर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि योजनाबद्ध प्रयासों से देश में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। यह भी सही है कि आज अन्नदाता की मेहनत का ही परिणाम है कि देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। देश के गोदाम खाद्यान्न से भरे हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था कृषि की वजह से ही बची रह सकी। सब कुछ थम जाने के बावजूद यह अन्नदाता की मेहनत का ही परिणाम रहा कि देश में कहीं भी किसी भी कोने में खाने पीने की सामग्री की कमी नहीं रही। कोरोना काल में और आज भी बहुत बड़े इलाकों में ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। आखिर यह सब कुछ अन्नदाता की मेहनत से ही हो पाया। दरअसल किसान का भला करना है, तो राजनीतिक दलों को एक मत होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऋण माफ़ी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उपायों पर विचार करना होगा। दरअसल ऋण माफ़ी से वोट तो प्राप्त किया जा सकता है, पर देश और अन्नदाता दोनों का ही भला नहीं होने वाला है। सर्वे की ही माने, तो किसान जो कर्ज लेता है, उसमें से 57% से ही कुछ अधिक कृषि कार्यों में उपयोग में लाता है। शेष ऋण अनुत्पादक कार्यों में ही खर्च हो जाता है। इसलिए सरकारें यदि ऋण माफ़ी के स्थान पर इतनी ही राशि के कृषि आदान अन्नदाता को निःशुल्क उपलब्ध करा दे, तो इसका सीधा लाभ मिलेगा। आदानों खास तौर से बीजों की गुणवत्ता को बनाए रखना होगा। उन्नत व गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग 100% खेत में ही होगा। इसका परिणाम निश्चित रूप से अधिक पैदावार के रूप में आएगा और उसका लाभ अन्नदाता के साथ देश को भी मिलेगा। सरकारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसानों को जो भी कुछ देना है, वह खाद, बीज और कीटनाशक के रूप में दे। इससे किसान को जो भी कुछ मिलेगा, उससे अच्छी पैदावार होगी और अधिक उत्पादन होगा। इसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था तक पहुँचेगा। सोने में सुहागा यह कि फसल की खरीद की व्यवस्था मजबूत हो। किसान को अपनी फसल का यानी मेहनत का पूरा पैसा मिले, तो उसकी माली हालत में अपने आप ही सुधार आ जाएगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 348 हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने का फैसला किया है। प्रथम दृष्टया फैसला अच्छा है, लेकिन जो तथ्य सामने आया है, वह चिंताजनक है। अंग्रेजी माध्यम में बदले जा रहे स्कूलों में से 249 यानी लगभग 3/4 से ज़्यादा बालिका विद्यालय हैं। इसका सीधा असर बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ेगा। जिस प्रदेश में पहले से ही बालिका शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है और जहां ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों में ज़्यादा छात्राएं होती हैं, वहां इस तरह के फैसले को कहां तक उचित ठहराया जा सकता है। इस फैसले का साफ अर्थ यह हो गया कि जिन सरकारी
बालिका विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं, वे स्कूल तो बंद होंगे ही स्टॉप।